हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 11 दिसंबर 2021 के जो टॉप 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे विथ डिटेल्स के साथ। यानी जो भी करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगा उसके जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ताकि जो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन करंट अफेयर के बनाए हैं अगर वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं तो जो डिटेल्स मैं आपको बताता हूं वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसे डेली बेसिस पे तैयार करना चाहिए, जिससे एक ही बार में, जैसे महीने भर का करंट अफेयर आप तैयार करते हैं, याद करते हैं, तो आपको काफ़ी समय लगता है और वो अच्छे तरीके से तैयार भी नहीं होता है। लेकिन डेली बेसिस पे आप 4 से 5 या 10 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको आप एक नज़र देखते हुए चलते भी हैं तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहती हैं और एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर फटाक से दे देते हैं। तो इससे आपको काफ़ी आसानी होती है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले करंट अफेयर में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वायु अभियुदय योजना, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर ABYAY नाम भी दिया गया है, नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप जवाब दे दीजिएगा और यहाँ पर मैं राइट आंसर भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन का करूंगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो है यहाँ पर अटल वायु अभ्युदय योजना नाम की योजना की शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चालू की जाती हैं उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो योजनाओं वाले जो क्वेश्चन मैं कराता हूं करंट अफेयर के, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वायु अभ्युदय योजना नाम से एक अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है। और देखिए यहाँ पर मैंने यह बताया कि अटल वायु अभ्युदय योजना के तहत बुजुर्गों के हितों, यहाँ पर बुजुर्गों हेतु जो है राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा को प्रारंभ किया जाएगा, जिसका नाम यहाँ पर है एल्डर लाइन होगा। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि जो भी हमारे देश में बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इस योजना के अंतर्गत बेसिकली एक हेल्पलाइन नंबर होगा जिस पे वो कॉल करके अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि राज्य के जिलों में वृद्ध जनों हेतु सुविधाजनक वृद्धा आश्रम खोले जाएंगे। यानी इसी योजना के अंतर्गत जो है अलग अलग राज्यों में जो है वृद्ध जन लोगों के लिए वृद्ध आश्रम खोले जाएंगे। जिन वृद्धों को घर नहीं है या घर से वो बाहर रहते हैं जिस भी कारण वजह से, तो उनको यहाँ पर वृद्ध आश्रम में रखा जाएगा। ये आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट में मैंने बताया कि हर प्रदेश की राजधानी में एक केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा जहां वृद्ध अपने स्वास्थ्य संबंधी जांच करवा सकते हैं। अब केयर सेंटर का मतलब जहां वो स्वास्थ्य संबंधी अपने जो जांच होते हैं, जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जांच कराना है, चाहे ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जांच कराना है। तो इसी के लिए हर राज्य में, जो राज्य है उसकी राजधानी के अंदर जो है केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और इसी सरकारी योजना के माध्यम से करीब 4 लाख से ज़्यादा वृद्ध जनों को लाभ दिया जाएगा। यानी पूरा टारगेट यहाँ पर रखा है कि कम से कम 4 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिसके लिए शुरुआती चरण में 300 करोड़ रुपए की धनराशि जो है आवंटित की गई है सरकार के द्वारा। यानी अभी ये 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। योजना का नाम क्या है? अटल वायु अभ्युदय योजना। ये भी याद रखना है। तो आशा करता हूं डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर ये जो वृद्धजन की इमेज है ये भी आपको याद रखनी है, इससे आप इस योजना को भी इंटर रिलेट करके याद कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कोविड के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से अगर आपको पता है तो आप राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एयर सुविधा जो है इस पोर्टल का नाम है, याद रखना है। और इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो है कोविड-19 के दौरान जो है निर्बाध हवाई यात्रा के लिए जो है लॉन्च किया गया था, यानी यात्रा में कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए अगस्त 2000 में जो है एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया था। यानी कि अगर डेट भी पूछे तो अगस्त 2020 में जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और इसके साथ ही साथ हाल ही में ओमिक्रॉन जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है, ये भी याद रखना है आपको। हाल ही में ओमिक्रॉन खतरे के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर संपर्क रहित स्व घोषणा अनिवार्य कर दिया। यानी इस पर संपर्क करना है। और इसके साथ ही साथ इसका उद्देश्य भारत में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को परेशानी मुक्त हवाई यात्रा प्रदान करना है। यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो यात्रा करने वाले लोग हैं, जैसे दूसरे देशों से अपने देश में आते हैं, तो उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए जो है ये आपका एयर सुविधा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। किसी प्रकार की समस्या उनको होती, कुछ भी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर इस पोर्टल से वो हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। आशा करता हूँ ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लेजर कम्युनिकेशन रिले डीमॉन्स्ट्रेशन को लॉन्च किया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है अपना लेजर कम्युनिकेशन रिले डीमॉन्स्ट्रेशन को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नासा। ये आपको याद रखना है, नासा। इस प्रकार से आप देख लीजिए, इंग्लिश में कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी होगा और बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं भी पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली आपका होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो है इसका फुल फॉर्म होता है नासा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि 7 दिसंबर को नासा ने अपना नया लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन LCRD, इसका शॉर्ट नेम है आपका लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन, को लॉन्च किया। और यह नासा की पहली लेजर संचार प्रणाली है। तो ये वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर नासा ने पहली बार जो है यहाँ पर लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन को लॉन्च किया। और ये पहली जो है यहाँ पर लेजर संचार प्रणाली है नासा के द्वारा, याद रखना है। और देखिए यहाँ पर मैंने आगे बताया कि LCRD नासा को अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने में मदद करेगी। यानी कि ये जो आपका लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये जो है नासा को अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने में मदद करेगी। इसके साथ ही साथ वर्तमान में नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान जो है डेटा भेजने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर LCRD के 2 ऑप्टिकल टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर एक उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करने के लिए, और दूसरा होता है ग्राउंड स्टेशन पर डेटा संचरित करने के लिए, यानी कलेक्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस भी एग्जाम में आगे आप बैठने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ डिटेल्स क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है किस भारतीय नौकरशाह को अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनील अरोड़ा को जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और ये भारतीय नौकरशाह, मतलब भारत सरकारी जो आपके जॉब्स होते हैं, भारतीय अधिकारी होते हैं, तो नौकरशाह के रूप में यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो आपको याद रखना है सुनील अरोड़ा नाम। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त CEC सुनील अरोड़ा जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ ही साथ इस संस्थान को इंटरनेशनल आइडिया के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मिशन स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ 1995 में स्थापित इंटरनेशनल आइडिया स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल आइडिया में जो है वर्तमान में सभी महाद्वीप के 34 सदस्य देश हैं। अगर देशों के बारे में बात की जाए तो 34 सदस्य देश हैं यहाँ पर, किसके, इंटरनेशनल आइडिया के। ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब कोई भारतीय चेहरा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोई मेंबर बनता है या सलाहकार बनता है, तो काफ़ी वो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको चेहरा याद रखना है। और इनका नाम जो है सुनील अरोड़ा, ये भी आपको याद रखना है। इनको जो है इंटरनेशनल आइडियाज
के सलाहकार मंडल में जो है शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, ये याद रखना है। आशा करता हूँ डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है। आपको इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए अगर राइट आंसर नहीं पता है तो भी आप राइट आंसर यहाँ पर जान लीजिए। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.27 लाख जो है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या यहाँ पर बताई है। विश्व के अंदर 6.27 लाख लोग जो है मलेरिया से मरते हैं। तो मलेरिया बहुत ही काफ़ी मतलब एक तरह से कह लीजिए कि मच्छर के काटने से जो बुखार आपका आता है या प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से ये डेथ आपकी बढ़ती है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है ये संख्या, और इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 को जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कोविड-19 के कारण मलेरिया से निपटने के वैश्विक प्रयासों को नुकसान हुआ है, और 2020 में मलेरिया से होने वाली मौतों का अनुमान जो है 6,27,000 था, जो कि 2019 की तुलना में 12% अधिक है, यानी कि इंक्रीजमेंट हुआ है। यानी इस प्रॉब्लम पे सोल्यूशन अभी तक बहुत बेहतर नहीं मिल पाया है। तो ये जो मलेरिया से होने वाली मौतें हैं 2019 की तुलना में यहाँ पर 12% बढ़ चुकी हैं, जिनकी संख्या है 6,27,000, ये याद रखना है आपको। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो दुनिया पर इस बीमारी की तत्काल पुनरुत्थान को देखने का खतरा है, विशेष रूप से अफ्रीका में। यानी कि जो विकासशील देश हैं, यूँ कह लीजिए कि जहाँ डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, जहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर उस देश में कोई डिजीज या कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी आपदा हो जाती है, यानी कि आपदा से कम नहीं होती है। तो कोई भी देश जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता है तो वहाँ पे समस्याएं बढ़ जाती हैं अगर कोई बीमारी आ जाती है। इसीलिए सबसे पहले गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, एजुकेशन को बिल्ड करना। तभी आप जागरूक कर पाएंगे लोगों को जब लोग एजुकेटेड होंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये सारे डिटेल्स को, और आशा करता हूँ ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसके द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है, इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जो है अनुसूचित बैंक का दर्जा मिल गया है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं उसको भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि पेटीएम की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने जो है अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की मंजूरी जो है प्राप्त कर ली है। और इसके साथ ही साथ पेटीएम के जो सीईओ हैं इनके बारे में भी आपको याद रखना है। कभी आपको पता है कंपनी के सीईओ के बारे में आपसे आरआरबी के एग्जाम में तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर विजय शेखर शर्मा जो है पेटीएम के सीईओ हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ जो वर्तमान में आपके आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो भी आपको याद रखना है। शशिकांत दास जो है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों नाम जो मैंने आपको अभी बताया, पेटीएम के सीईओ और आरबीआई के गवर्नर, इसे आपको याद रखना है। देखिए अगले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि मार्च 2021 के अंत में इसमें 6.4 करोड़ से अधिक बचत खाते और 5,200 करोड़ रुपए से अधिक जमा थे, जिसमें बचत खाते, चालू खाते और साझेदार बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल भी थे। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगले पॉइंट में मैंने बताया कि भुगतान बैंक जो है अब केंद्र द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदार बनने का पात्र होगा। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जो मंजूरी मिली है आरबीआई की तरफ से पेटीएम को, ये आपको याद रखना है। और पेटीएम के जो सीईओ हैं आपके विजय शेखर शर्मा, ये भी आपको याद रखना है। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, ये याद रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको इंडिकेट किए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है आपका नोबेल पुरस्कार। तो ये हर साल जो है कब मनाया जाता है नोबेल पुरस्कार दिवस। तो ये हर साल जो है आपका 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया, ये तो मैंने आपको क्लियर ही कर दिया कि नोबेल पुरस्कार दिवस जो है हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ यह दिन जो है स्वीडिश आविष्कारक और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले विद्वान अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि का प्रतीक है। यानी बेसिकली ये पुरस्कार किसके सम्मान में एक तरीके से दिया जाता है, तो जो स्वीडिश आविष्कारक थे, आप कह लीजिए वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनके सम्मान में जो है यहाँ पर नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है और उनका पूरा नाम है अल्फ्रेड नोबेल, ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 10 दिसंबर 1901 को भौतिकी, रसायन विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा और साहित्य और शांति में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 10 दिसंबर 1901 को, ये आपको याद रखना है, तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है और अलग अलग विषयों के क्षेत्र से उत्कृष्ट जो है योगदान देने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, उनको जो है नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हर वर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अब ह्यूमन राइट की बात हो रही है यहाँ पर। आपका हर इंसान का एक अपना ह्यूमन राइट्स है, उसे जाने का, आने का, बोलने का, हर तरह की आज़ादी है। तो यहाँ पर हर वर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पर, जो पहले पॉइंट में मैंने बताया कि 10 दिसंबर को हर साल जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को जो है यहाँ पर अपनाया था। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर UDHR, तो ये शॉर्ट नेम है लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर UDHR एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उन अधिकारों की घोषणा करता है जिसका हकदार हर इंसान है, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म आदि का हो। जैसे कि पढ़ने का, कहीं आने जाने का, इस तरीके के जो आपके राइट्स हैं ये सभी का है, चाहे आप किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी मजहब के हैं, चाहे आपका रंग कोई भी है, ये अधिकार जो है आपको मिलना चाहिए, जो ह्यूमन राइट के तहत यहाँ पर बताया जा रहा है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि 2021 की विषय वस्तु जो है इक्वालिटी जो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, जो है यहाँ पर विषय वस्तु जो कि थीम कहा जाता है। इस डे को, हर डे को जब मनाते हैं तो उसमें एक थीम होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका मानव अधिकार दिवस जो मनाया गया है 10 दिसंबर को, उसकी जो थीम थी इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, जो है इसका थीम है 2021 का। ये आपको याद रखना है और ये इमेज भी आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ अधिकारों के बारे में आप इमेज देख सकते हैं, बनाया गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से देख के याद रख लेना है। तो आशा करता हूं डिटेल्स आपको क्लियर हुए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत कब तक अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा। तो ये जो गगनयान मिशन है आपका, ये मानव, इसमें 2 मानव जो है जाएंगे इस पूरी तरीके से अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत। तो ये आपका 2023 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत कब तक अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा, तो 2023 तक, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में जो है लॉन्च किया जाएगा। और यह जानकारी संघ राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह ने 9 दिसंबर 2021 को दी है। यानी ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर आपको मिल गई है कि जो ये आपका मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, जिसका नाम है, ये 2023 को लॉन्च किया जाएगा। और ये जानकारी आपको किसने दिया है, तो संघ राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह ने जो है 9 दिसंबर 2021 को ये जानकारी दी। और अगले पॉइंट में मैंने बताया आपको कि 2022 में गगनयान के 2 मानव रहित मिशन भी होंगे। और इसके साथ ही साथ 2 मिशन 2022 के अंत में इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट जो है वायोम मित्र ले जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसरो का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो आपका मैंने एक और मिशन जो कि इसरो का है आपका, जिसमें मानव जो है रोबोट जिसका नाम है वायुमित्र, इसको भी ले जाएगा। ये 2022 तक जो है ये मिशन है दूसरा, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस वीडियो में हम जो है 11 दिसंबर के जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया है इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। राजस्थान का जयपुर है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने जो है 9 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही साथ यह संस्थान अटल नगर नवा रायपुर में जो है 20 एकड़ भूमि पर 17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। यानी कि पूरी कीमत इसमें कितनी लगी इस इंस्टीट्यूट को बनाने में, तो वो आपका लगा है पूरा 17 करोड़ रुपए। और इसका क्षेत्र कितना है? तो 20 एकड़ के क्षेत्र में जो है ये पूरा इंस्टीट्यूट आपका फैला हुआ है। इसके साथ ही साथ इस संस्थान में मारुति सुजुकी कंपनी के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पर ट्रक जैसे बड़े वाहन चलाने के लिए 30 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा ट्रैक बना हुआ है तो डिफरेंट टाइप के आपको पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे अलग अलग तरीके के मोड्स होते हैं, वहाँ पर कैसे टर्न लेना है, गाड़ी को कैसे घुमाना है, देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पूरा पैटर्न ही बना हुआ है। तो इसमें आपको गाड़ी चलाना है। ऊपर से ये छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन ये एरिया काफ़ी बड़ा है जब वहाँ पर आप जाकर देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर कराएं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक करने से बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। और इससे पहले मैंने जो करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया था कि करंट अफेयर की वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं यहाँ पर, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं और ये एग्जाम के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो रिक्वेस्ट के बेस पे थोड़ा सा उसमें इंक्रीजमेंट हुआ था, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको और आप बूस्ट करें, इससे आपका ही हेल्प होगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं इसके PDF भी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो देखिए और इसके साथ ही साथ इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपके बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे। जितना एजुकेशन चैनल पे आप देखते हैं ना व्यू उतने आते हैं, और एंटरटेनमेंट का आप चैनल देख लोगे और भी चैनल देख लेंगे आप तो काफ़ी उस पर ऑडियंस जो है आती है जहाँ पे वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता है, अच्छी बात है। लेकिन आप सभी को पता है कि चटनी जो है चटनी की तरह खाई जाए तो ही आपके सेहत के लिए सही है, लेकिन चटनी जो है खाने की तरह खाया जाए तो आपका शरीर पूरी तरीके से गल जाएगा। तो आपके जो एंटरटेनमेंट और मनोरंजन होता है वो एक तरीके से चटनी ही समझ लीजिए, उनको सॉस ही समझ लीजिए कि थोड़ा सा ही टेस्ट के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने लगे तो वो आपके स्वास्थ्य पे जो है इम्पैक्ट डाल सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद है। जैसे आप अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी चैनल से कर सकते हैं। अध्ययन करेंगे तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपके पास नॉलेज बढ़ेगा, उससे आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कहीं आप जो है प्रमोशन आपको मिल जाएगा, कोई बेहतर जॉब मिल जाएगी, बेहतर आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो ये लर्निंग से होगी जब आप सीखेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको करंट अफेयर की ये सारी वीडियो जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कंटिन्यूअस, ये आपको अच्छी लग रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इसी प्रकार से जो है आप अप्रिशिएट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अन्य दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और इसी प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूअस मिले तो आप चैनल को क्या करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए। और मैं आपको जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड अभी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपकी हेल्प करूंगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।